नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है व्यंग्य रचनाकार माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी। आपने अपने जीवन काल में 1000 से अधिक व्यंग्य रचनाएं आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई है। इनकी अब तक की प्रकाशित रचनाओं में है एडजस्टमेंट की कला, लोकतंत्र के चूहे, आत्मा की कमीज, मंथन आदि। आपका जन्म उज्जैन की धरा पर ही हुआ है। आपने लेखन के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व रचनाओं का प्रचार प्रसार किया है और दोस्तों, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लाखों श्रोताओं को प्रेरित किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और श्री रमेश चंद्र शर्मा जी आज अपनी उन्हीं रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है कौन कमबख्त सम्मानित होने के लिए लिखता है। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM से मैं रमेश चंद्र शर्मा आपके समक्ष मेरी अगली व्यंग्य रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कौन कमबख्त सम्मानित होने के लिए लिखता है। चंद्रमुखी के लाख मना करने के बावजूद देवदास लिखने से बाज नहीं आ रहा था। लगता था एक न एक दिन देवदास राइटिंग टेबल पर लिखते लिखते ही देह त्याग देगा। आज फिर अलसुबह देवदास उठा, कागज कलम संभाली और लिखने बैठ गया। चंद्रमुखी उसकी हालत देख बहुत दुखी हो गई। हल्का सा क्रोध भी आया, मगर खुद पर काबू किया। बहुत अपनेपन से बोली, देवदास तुम इतना मत लिखा करो। देखो लिखते लिखते तुमने अपनी कैसी हालत कर ली। मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। देवदास सूनी निगाहों से चंद्रमुखी को देखता रहा और देखता रहा, मानो उसकी आंखों में साहित्य सिंधु की गहराइयां हो और देवदास उसमें डूब जाना चाहता हो। देवदास को यूं देखता देख चंद्रमुखी बहुत भावुक हो गई और बोली, देवू तुम्हारे यूं लगातार लिखते रहने से मुझे डर लगता है। पगली, देवदास ने फीकी हंसी हंसते हुए पूछा, क्यों? लगातार लिखने से मैं मर जाऊंगा? मर जाओ तो कोई बात नहीं। चंद्रमुखी ने ठेठ दार्शनिक अंदाज में कहा। देवदास ने जिज्ञासावश पूछा, तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? मुझे डर है कि एक न एक दिन तुम सम्मानित कर दिए जाओगे, चंद्रमुखी ने शंका व्यक्त करते हुए कहा। चंद्रमुखी, देवदास ने कलम को ठोड़ी से टिकाते हुए कहा, कौन कमबख्त सम्मानित होने के लिखता है? कौन कमबख्त सम्मानित होने के लिए लिखता है? मैं तो इसलिए लिखता हूं कि छपता रहूं, चर्चा में बना रहूं, लोग बधाइयां देते रहे, यही तो मेरे जीने का जरिया है। यह सुन चंद्रमुखी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। कागजों से खेलते हुए देवदास बोला, चंदू, बधाइयों के नशे में डूबकर मैं पारों को भूल जाता हूं। जी चाहता है बधाइयों में डूबकर प्राण त्याग दूं। चंद्रमुखी ने कहा, बधाइयों से मुझे कोई इतराज नहीं देवू, मगर डर तुम्हारे सम्मानित होने से लगता है। देवदास ने पूछा, अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? चंद्रमुखी व्यग्रता पूर्वक बोली, डरने वाली बात है देवदास, डरने वाली बात है। तुम एक बार सम्मानित कर दिए जाओगे, इसके बाद तुम सम्मान एडिक्ट हो जाओगे। देवदास सुन रहा था। चंद्रमुखी उसके दिमाग के झाड़े जा रही थी। वो बोली, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम सम्मान के बगैर जलबिन मछली की तरह तड़पोगे, इसके लिए जोड़ तोड़ करोगे। देवदास चंद्रमुखी के सामने आत्मसमर्पण करते हुए पूछता है। देवदास चंद्रमुखी के सामने आत्मसमर्पण करते हुए पूछता है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पारों की यादें कलम धरने नहीं देती,
तुम सम्मान का भय दिखाकर लिखने नहीं देती। चंद्रमुखी भावुकतावश देवदास को अपने अंक में समेट कर कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम भूल जाओगे कि कभी तुम लिखते भी थे। फिर ऐसे में सम्मान का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्या ऐसा हो पाएगा? देवदास पूछता है। जब एक नारी की याद तुम्हारे हाथों में कलम थमा सकती है, तो फिर दूसरी नारी की प्रत्यक्ष उपस्थिति क्या तुमसे कलम नहीं रखवा सकती है? निश्चिंत देवदास को चंद्रमुखी के पहलू में गहरी नींद आ गई। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, एक लेखक अपनी रचनाओं से ही जाना जाता है और सम्मानित होने का भय और तड़प दोनों पहलू इस रचना में दर्शाए गए हैं। दोस्तों, एक लेखक जब एक बार सम्मानित हो जाता है तो उसे उस सम्मान का स्वाद भा जाता है। फिर वो चाहता है कि उसकी हर रचना के लिए उसे सम्मानित किया जाए। पर दोस्तों, ये संभव नहीं है कि उसे हर बार सम्मानित किया जाए। पर जब उसे सम्मानित नहीं किया जाता तो वो परेशान हो जाता है, तड़पने लगता है और दोस्तों, कभी कभी वो मानसिक तौर पे भी परेशान हो जाता है। और उसकी ये दशा उसके परिवार वालों, उसके साथी गणों को भी दिखाई देती है। इसलिए उनकी चिंता को इस व्यंग्य रचना में बखूबी दर्शाया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री रमेश चंद्र शर्मा जी की अगली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है शांति की शव यात्रा। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, जहां से मैं रमेश चंद्र शर्मा अपनी अगली रचना शांति की शव यात्रा आपके सामने पेश कर रहा हूं। कृपया शांति बनाए रखें। जैसे सार्वजनिक अनुरोध के बावजूद शांति बनी नहीं रही। कोई 4-6 दिन पहले की शांति ने अंतिम सांसें ली। शांति के निधन के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि शांति की शव यात्रा भी नहीं निकल पाई। शव परिजनों के बीच सुरक्षित रहा, मगर शांति के अंतिम दर्शनों के लिए नगरवासियों की लंबी कतार भी नहीं लगी। शांति के देहांत के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि नगर में कर्फ्यू लग गया। कहा जाता है कि शांति को किसी का श्राप था कि तेरे जीते जी अमनोचैन रहेगा और तेरे मरने की हालत में हंगामा हो जाएगा। वही हुआ। शांति ने इधर अंतिम सांस ली, उधर शहर में पथराव, फायरिंग, लूटपाट, आगजनी और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। बहरहाल आज शांति की शव यात्रा तय हो गई। प्रशासन ने इसके लिए कर्फ्यू में ढील दे दी। शांति को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए शांति की शव यात्रा को नाम दिया गया शांति मार्च। यह अच्छा ही हुआ कि लोग उस अपराध बोझ से मुक्त हुए जिसके चलते वे अनजाने ही सोचने लगे थे कि शांति की मौत के लिए वे भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। अब उनके दिल मिले न मिले, मगर चेहरे खिले हुए थे, बावजूद उस मातमी मुद्रा के जो उन्होंने अपने अपने चेहरों पर ओढ़ रखी थी। शांति की शव यात्रा शुरू हो चुकी थी। आगे आगे खास लोग थे, जिनमें सरकारी महकमों के आला अफसर, खास नियत सियासी पार्टियों के नेता, कुछ दाढ़ियां, कुछ टोपियां, पगड़ियां, चोटियां, तिलक और लंबे लंबे चोगे शामिल थे। लगता है सारे खास चेहरे इस मौके के लिए किसी पर्दे के पीछे से प्रकट हुए हों। यह उनकी मजबूरी है, उन्हें हर खास मौके पर खास रोल निभाना होता है। मीडिया भी खास लोगों को खास तवज्जो देकर कवर कर रहा है ताकि सारा शहर जान ले कि इन्होंने शांति को बचाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर वो क्या है कि लाभ हानि, जीवन मरण जो सब्जस विधि हाथ, शांति की आ ही गई थी, शांति चली गई। जिसकी आ जाती है उसे जाना ही होता है। शांति की शव यात्रा में आम आदमी भी शामिल हुआ। शांति की शव यात्रा में आम आदमी भी शामिल हुए, मगर वे खास आदमियों के पीछे चल रहे थे। मौके मौके की बात है, मौके मुताबिक आम आदमी को कभी पीछे तो कभी आगे कर दिया जाता है। खास आदमी भी वक्त और हालत के मुताबिक आगे पीछे होते रहते हैं। जब शांति की जान पर बन आई तब खास आम में कौन कहाँ था पता नहीं, मगर ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुछ लोग मातम पुरसी के लिए शांति के घर जाना चाहते थे, मगर कुछ खास वजह बताकर जहाँ थे वहीं रोक दिए गए। बताया जाता कि इसमें कुछ खास लोगों का ही हाथ था।
जैसे कि आम आदमी की फितरत होती है, पीछे पीछे चलने के कारण उससे सहूलियत होती है, वो आपस में बात करता है। शांति मार्च में भी वैसे बाज नहीं आ रहा था। लीजिए उसके बातों की लाइव टेलीकास्ट सुनिए, आम आदमी क्या बात कर रहा है। जब शांति दम तोड़ रही थी तब ये सब कहाँ थे? एक आदमी ने दूसरे से पूछा, ये सबसे आपका मतलब? दूसरे ने पूछा, मतलब साफ है। पहले ने कहा, ये जो यहाँ आगवानी कर रहे हैं और वे जो अब मातम पुरसी के लिए आए हैं, अरे भाई ये बड़े लोग हैं। तीसरे आदमी ने अपनी नाक घुसेड़ते हुए कहा, सारी बातें वक्त के मुताबिक तय करते हैं, तुम्हारे हमारे जैसे थोड़ी कि फसाद का जायजा लेने चल दिए और माथा फड़वा कर आ गए। आगे देखा न पीछे, सब्जी का झोला उठाया और कर्फ्यू में निकल पड़े और 4 से लठ खा कर आ गए। इतने में आगे कुछ नारे उछले, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदू मुस्लिम का साथ रहेगा, वगैरह वगैरह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर है दंगाई, जब तब करते माथा फुड़वाई। एक आदमी ने दूसरे से पूछा, मौजूदा हालत में यह नारा कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तीसरे ने फिर मुंडी घुसेड़ी और बोला, भैया जरा मेरा भी एक नारा सुन लो, जो राजनीतिक दलों के नेताओं को लेकर अभी अभी बनाया है। हम सब की है नियत खोटी, हम सब की है नियत खोटी, धर्म के तवे पर सेके रोटी। वाह यार वाह, मजा आ गया। पहले ने कहा, खैर अंतिम संस्कार स्थल आ गया और शांति की निष्प्राण देह चिता पर सजा दी गई। कुछ देर में चिता धू धू कर जलने लगी। रिवायत के मुताबिक शोक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म संभाव, सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता, सौहार्दता, संस्कृति, परंपरा जैसे शब्द मूसलाधार से पढ़ने लगे और अंत में दिवंगत शांति की आत्मा के लिए सबने 2 मिनट का मौन रखा और शोक सभा विसर्जित हो गई। लोग पंच लकड़ी देकर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, शांति ये एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह सभी करते हैं, पर इसे कायम रखना मुश्किल होता है। दोस्तों, वाकई में जिस दिन इस दुनिया में शांति का निधन हो जाएगा, तब जाहिर है कि चारों ओर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। शोर शराबा इतना होगा कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक संतुलन को हिला दे। दोस्तों, इस रचना में दर्शाया गया है कि हमें शांति को यदि जीवित रखना है तो उसके लिए हमें जी जान से प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारे देश में, हमारे वतन में जब तक शांति है तब तक ही आप और हम हैं। और दोस्तों, जिस दिन भी शांति की शव यात्रा निकल गई, हो सकता है वो आपके और हमारे लिए सुकून से भरा आखिरी लम्हा हो, क्योंकि शांति की शव यात्रा के बाद के माहौल की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस व्यंग्य रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली व्यंग्य रचना, जिसका शीर्षक है राजनीति का गुप्त मंत्रणा कक्ष। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। यहाँ से मैं रमेश चंद्र शर्मा अपनी अगली रचना राजनीति का गुप्त मंत्रणा कक्ष यह पढ़ने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रचना पेश खिदमत है। माना कि प्रजातंत्र में सब कुछ पारदर्शी होता है, किसी मॉडल के झीने वस्त्रों की तरह, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मंत्रणा भी खुलेआम की जाए। वैसे भी नीतिज्ञों ने कहा है कि धन, भोजन, स्त्री, विशिष्ट ज्ञान और मंत्रणा गुप्त होना चाहिए। यूं तो उनका आवाज खुला है, आदमी हो या कुत्ता इस दरवाजे से घुसे तो उस दरवाजे से निकल जाए, इतना खुला हुआ। मगर चुनाव के दिनों में गुप्त मंत्रणा आवश्यक हो जाती है, अतः एक कमरे को गुप्त मंत्रणा कक्ष में बदल दिया जाता है। यह कक्ष इस हद तक गुप्त रहता है कि इसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए बाहर एक तख्ती लटका दी जाती है, जिस पर लिखा होता है, बगैर अनुमति प्रवेश वर्जित। वर्जना का पालन इस हद तक होता है कि उनकी बीवी और बच्चों तक का प्रवेश निषेध होता है। यह होना स्वाभाविक भी है,
एक बार उनकी पत्नी ने जब उन्हें शयन कक्ष में नहीं पाया तो बगैर द्वार खटखटाए गुप्त मंत्रणा कक्ष में चली गई। उसने वहां जो कुछ देखा उसकी वजह से कई दिनों तक शीत युद्ध की स्थिति घर में बनी रही। ये बड़ी मुश्किल से समझा पाए कि जो सार्वजनिक जीवन में होता है उसके गुप्त मंत्रणा कक्ष में ऐसे ही दृश्य आमतौर से देखे जाते हैं। पत्नी समझदार थी, समझ गई। चुनाव के दिनों में इनके गुप्त मंत्रणा कक्ष में कई स्तर की मंत्रणाएं होती है, जिनमें पहली होती है टिकट कैसे मिले। इस मंत्रणा के दौरान वे अपने खास सलाहकारों के साथ तय करते हैं कि हाईकमान और प्रादेशिक आंकड़ों को कैसे साधा जाए, अपने पक्ष में जातीय, सांप्रदायिक और धन बल, बाहुबल की प्रस्तुति कैसे की जाए। दूसरी गुप्त मंत्रणा तब होती है जब टिकट मिल जाता है। इन्हें टिकट मिलता है तो 2-4 बागी बगावत का झंडा लहराते हुए निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। इनके विशेष आमंत्रण पर आए प्रदेश नेतृत्व के साथ ये गुप्त मंत्रणा कक्ष में गुप्त मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा में तय होता है कि बागियों का दलीय अनुशासन, दल के प्रति निष्ठा की दुहाई देकर बैठा दिया जाए। फिर भी ना माने तो कोई लॉलीपॉप देकर बैठा दिया जाए, और ज्यादा ही कोई अकड़फू करे तो पुराने पुण्यों की फहरिस्त बता दी जाए। जो इन सब के लपेटे में भी ना आए तो उससे उसकी कीमत पूछ ली जाए। जो ससुरा किसी भी तरह ना माने, जो ससुरा किसी भी तरह से ना माने तो फिर भाड़ झोंक कर सामना किया जाए और मंत्रणा कक्ष से मुस्कुराते हुए निकल कर कहा जाए, घर की बात है, हम में किसी तरह का विरोध नहीं है, मुकाबला तो होगा मगर मैत्रीपूर्ण। तीसरी गुप्त मंत्रणा तब होती है जब उन्हें खुद को टिकट नहीं मिले। ऐसे में अपने समर्थकों सहित गुप्त मंत्रणा कक्ष में समा जाते हैं और गुप्त मंत्रणा करते हैं। इस गुप्त मंत्रणा कक्ष में तय किया जाता है कि दल बदला जाए या निर्दलीय खड़ा हुआ जाए। निर्दलीय खड़ा होने पर आ रहे दबाव के चलते तय किया जाता है कि डटे रहे या कोई समझदारी पूर्ण सहमति बन जाए। बहरहाल गुप्त मंत्रणा कक्ष से वे क्रोधित मुद्रा में निकलते हैं और कहते हैं, मुझे टिकट नहीं देकर मेरे साथ नहीं जनता के साथ अन्याय हुआ है। मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। गुप्त मंत्रणा कक्ष से अगर वे शांत मुद्रा में निकलते हैं तो कहते हैं, कुछ गलत फहमियां थी जिन्हें दूर कर लिया गया है, आपस में समझदारी कायम हो गई है। मैं हाईकमान का आदेश शिरोधारी करता हूं, मैं पार्टी के लिए जी जान से काम करूंगा। चुनावी टिकट मिलने पर इनकी चौथी गुप्त मंत्रणा अपने समर्थकों, सहयोगियों और सलाहकारों से होती है, खासकर आर्थिक मुद्दे पर। इस मंत्रणा में तय किया जाता है कि संपत्ति की घोषणा में कितना छुपाया जाए और कितना दर्शाया जाए। धन की व्यवस्था के लिए किस अफसर, किस व्यापारी, किस उद्योगपति, किस दलाल और किस ठेकेदार का टेटुआ कितना दबाया जाए, चुनावी व्यय का विवरण कैसे प्रस्तुत किया जाए, वगैरह वगैरह। इस मंत्रणा के बाद वे गुप्त मंत्रणा कक्ष से बाहर निकलते हैं तो बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, भाई न तो पार्टी के पास फंड है, न मेरे पास फूटी दमड़ी, बस ये समझो कि आप सबके सामने झोली फैलाकर खड़ा हूं, आप सबके सहयोग से ही चुनाव लड़ूंगा। बंद कमरे में पांचवी गुप्त मंत्रणा होती है जाति और धार्मिक समीकरण को लेकर। गंभीर मंत्रणा में तय होता है कि अपनी जाति के असंतुष्ट जनों को जैसे भी संभव हो समेटो। फला जातियों में के मतदाताओं को की भी खासी तादाद है, इनके असरदारों को साथो और समर्थन में प्रेस नोट जारी करवाओ। देखो अल्पसंख्यक कहीं बिचक न जाए, उनको भी समेटो, उनके धर्मस्थल पर मत्था टेको, चादर चढ़ाओ। सेक्रेटरी से कहो कि उस वक्त के लिए सांप्रदायिक सद्भाव पर अच्छा सा बयान लिखकर तैयार रहे, और अंत में खास हिदायत, देखना भाई कहीं कोई कमी न रह जाए, जिसकी जो हैसियत हो उसको वैसा लिफाफा पहुंचा दो। फिर बाहर निकलकर मसीहाई अंदाज में बोलते हैं, हमें समाज के सारे वर्गों का सहयोग मिल रहा है, यह सहयोग ही मेरी ताकत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, राजनीति की विचारधारा अपने आप में ही अनोखी है। और दोस्तों, जो व्यक्ति राजनीति से जुड़ा होता है उसके परिवार के वातावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह चुनावी नतीजों पर निर्भर करती है। और इस व्यंग्य रचना में राजनीतिक विचारों को जिस तरह से हमारे श्रोताओं के मध्य प्रस्तुत किया गया है वो वाकई में सराहनीय है। इस सुंदर व्यंग्य रचना के लिए श्री रमेश चंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य व्यंग्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री रमेश चंद्र शर्मा जी की अद्भुत व्यंग्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।